तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज मेरी जो फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स एमसीक्यूज के ऊपर, फिजिक्स सब्जेक्ट पे। तो ठीक है, ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है और याद रखें ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये सिंपल सीरीज लिए मैंने, देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर मतलब ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं या नहीं, ताकि फिर मैं टफ क्वेश्चन बनाऊँ, ठीक है। तो याद रखिए मेरा चैनल है ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, फिजिक्स एमसीक्यूज की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर मैंने 20 एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है और कट नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज मैंने टफ लिए हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स के दौर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। पहला क्वेश्चन है हमारा, when two planets dash then the gravitational attraction between greater two planet। अब इसकी जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स देखे ना, तो जो मैंने ये एमसीक्यूज लिए हैं, पहली बातों में भी आपको बता दूं, जो एमसीक्यूज मैंने लिए हैं ये लिए हैं एक वेबसाइट से, जहाँ पर पीएफ की टेस्ट के दिए हैं। तो पीएफ आर्म फोर्सेस की टेस्ट के लिए लिए हैं। तो पीएफ की टेस्ट सबसे ज़्यादा टफ होती है, तो उधर से मैंने उठाए हैं एमसीक्यूज, ठीक है। थोड़ी सी मैंने अपनी एडिंग की है। तो अब ये देखें, मैं टू प्लैनेट्स, अब देश में क्या आएगा, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर। दो प्लैनेट्स अंदर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो ग्रेटर कब होगी, जब देखें ना, पहले चीज़ को समझ नहीं करें, ट्रेंड इन टू एन अदर गैलेक्सी, या मूव क्लोजर जब वो करीब होंगे, या कोलाइड टुगेदर, या मूव अपार्ट। अब ये देखें, कोलाइड टुगेदर ऑप्शन देखें, अगर अब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर होगी, कोलाइड करेंगे तो नहीं। अब मूव अपार्ट, या उन्होंने इससे ही लेंगे या कुछ करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जैसे, नहीं। देखिए ना, अब आप एग्जाम्पल ले लें दो मैग्नेट्स का, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल के तौर हिसाब से, ठीक है। दो मैग्नेट ले लिए, जब वो करीब रखेंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, लाजमी बात है। देखें, जब उनमें अट्रैक्शन होगी तो लाजमी बात है मूव क्लोज कराएं हम लोग, तो इस इधर भी यही होगा, तो मूव क्लोजर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में बनाएं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बिना प्रैक्टिस के, मैंने ये मतलब कि आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है, एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ में ना, फिजिक्स के एमसीक्यूज में। तो अब आ जाते हैं, देखिए ना, मूव क्लोजर, ये मैग्नेट वाला एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखें चीज़ का, जो भी मतलब प्लैनेट्स वगैरह जितने भी, तो उसमें अट्रैक्शन होती है, तो दो क्लोज होंगे तो लाजमी बात है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो ग्रेविटेशन के अंदर भी एक लेक्चर है, होना चाहिए, लेकिन वो बनाऊंगा बाद में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। अब एक रकम अगर आपके पास मिली पड़ी है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 99% आपको गारंटी देता हूँ कि आप पता है कहाँ पर जाएं, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएं। मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन थे, मतलब थर्ड इक्वेशन रहा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर यूज हो रही है, देख, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, अब इसके अंदर से सिंपल सी बात है, इसके अंदर से जो ये पूछ रहा है वो हाइट पूछ रहा है, देखे ना। तो या इट मीट्स ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, तो इसने टाइम भी दे रखा है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाके देखते हैं, तो पहली इक्वेशन पे जाएं, नहीं नहीं नहीं, उसमें वही इनिशियल और फाइनल का चक्कर, थर्ड में भी सेकंड की तरफ भी आता है, उसमें भी इनिशियल फाइनल का तो होता है, लेकिन देखें, आप सुने मेरी बात, अब थर्ड पे हम क्यों आ रहे हैं, सुने अब मेरी बात, क्योंकि ये देखें ना, इस बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम डैश इट मीट्स द ग्राउंड। अब ये देखें ग्राउंड के ऊपर मीट कर रही है, तो मतलब ये बॉडी लाजमी बात है ऊपर से फेंक गई है, तो इसमें ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी कौन सी इक्वेशन में हम देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी, मतलब कि हम वी आई तुम वैसे ही काउंट नहीं करते, लेकिन मैं बता देता हूँ, एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। एक्चुअली तौर पे वी आई भी होता है, शुरुआत में लगाते हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तकरीबन 0 होती है, तो हम उसको काउंट नहीं करते, तो इसलिए एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस एमसीक्यूज के बारे में बता देता हूँ मैं। एरो किधर गया, एक मिनट, याद आते वापसी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, इसके अंदर फार्मूला कैसे लगेगा, 1/2। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5।
जी टी स्क्वायर, टी क्या है, टाइम, टाइम हमारे पास क्या बोलते हैं, ये टाइम तो आपको दिख रहा होगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो 3 सेकेंड्स आपके पास टाइम है, तो 1/2 को डिवाइड करा तो हमारे पास है 0.5, तो जी की वैल्यू हम काउंट करते हैं 9.8, ठीक है। जी टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब टाइम, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, ठीक है। 9 जब हमने स्क्वायर किया, मतलब कि 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 9, मतलब कि स्क्वायर करने के बाद 9 है, 9 आंसर आया, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9.8 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, ठीक है, यार 1/2 से। तो जब उसको जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 4.41, ठीक है। तो ये आंसर पता है कैसे आया, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी एक रकम मिली पड़ी हो सेकेंड्स में, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन पे जाएं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ। और ये इस तरह का प्रॉब्लम 90% आता है लाजमी, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी इनिशियल टेस्ट में 90% इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो मेरी यही राय है कि आप इस प्रॉब्लम पे फोकस करें, ठीक है। तो 3 सेकेंड्स आपके पास पहले मिले पड़े हैं फर्स्ट में, तो इनसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ 40, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसको खुद सॉल्व करके देखना, ये आंसर आएगा। इन प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करना आपका बनता है और लाजमी बात है प्रैक्टिस करें इनों पे, ठीक है। मुश्किल नहीं है, ये भी मैं सिंपल सीरीज लिए मैंने, मतलब सिंपल वाले। द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, इंक्रीजिंग इट्स मास, इंक्रीजिंग इन स्पेसिफिक एरिया, इन डिक्रीजिंग इट्स मास। अब ये जो ये है हमारे पास नंबर 3 एमसीक्यू, द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय डैश। तो लाजमी बात डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी का फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, फार्मूला मस्ट है फिजिक्स में, ठीक है। तो डेंसिटी का फार्मूला है P इजिकल टू एम बी, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है मास से, देखे ना, P इजिकल टू और वॉल्यूम से, V जो एंड वाली वो वेलोसिटी नहीं है, समझ रहे हैं, मास वॉल्यूम में, ठीक है। P इजिकल टू एम बी हम लेते हैं, तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका होगा इंक्रीजिंग इट्स मास, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूँ, फार्मूले पे फोकस करें, फार्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है मास पे, ठीक है। तो मास पर आए, द रे इज फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिंग थ्रू। अब ये देखें, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का हमारा बनता नहीं है, ये एमसीक्यूज है। और इसमें ये इस तरह के एमसीक्यूज मैंने क्यों लिए आपको ये एक रीज़न बताता। इनिशियल टेस्ट में देखें, एक लेंस का चैप्टर होता है हमारे फिजिक्स में, उसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज लाजमी देते हैं, ठीक है। और उसमें से एक एमसीक्यूज ये भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि जहाँ पर ये एमसीक्यूज है ना, उसी की आगे पीछे एमसीक्यूज ज़्यादा बनते हैं। द रे इज फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू, नॉर्मल लिखा पड़ा है, पैरेलल है, फोकल लेंथ है, फोकस, हम जल्दी से पता ही क्या करते हैं, फोकल लेंथ और फोकस से भाग जाते हैं। देखें, सिंपल कंडीशन लें, नॉर्मल भी नहीं लगेगा, इसमें पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है पैरेलल, ठीक है। अगर आपको कोई आंसर वगैरह में मुश्किल हो रही हो, या मतलब कि अगर मेरा आंसर आपको लगता है गलत, तो आप मुझे कमेंट में कर बता सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज ग्लोरियस राइट पे बता सकते हैं, ठीक है। द रे इज फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिंग थ्रू, देखें जल्दबाजी ना करें, फोकल लेंथ और फोकस पे ना जाएं, क्योंकि ये लेंस वाले चैप्टर में फोकस लेंथ और फोकस बहुत ज़्यादा कवरेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना ही नहीं है, फोकस करना ही हमें सिर्फ इस पे कि बोल क्या रहा है, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज होती अलग है, मेरी बात याद रखें, फिजिक्स की लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज ना समझें, ठीक है। तो अपना फोकस करें जो इसके अंदर बता रहा है, और जो भी एमसीक्यूज है आप एक दफ़ा उसको 2 बार पढ़ें, रीड करें सही तरह, ठीक है। इनिशियल टेस्ट में ई केट के अभी जो टेस्ट चल रही हैं, या एम टी केट की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर था पैरेलल, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें भी हमारी वही क्या बोलते हैं डेंसिटी वाला सीन है, वो कैसे, बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब फोर्स की बात कर रहा है तो 2 चार्जेस की बात कर रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो 2 चार्जेस हैं फोर्स के, क्या कर रही हैं वो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम,
अब फोर्स के फार्मूले याद आपके जहन में आता है, फोर्स का फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ में से F इक्वल टू एम ए, उसको आपको देखना ही नहीं है। बात कर रहा है चार्जेस की, तो आप चले जाएं हमारे मतलब कि जो फिजिक्स का चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो, ठीक है गाइस, तो हमारा ये चल रहा था कुछ टाइम, ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप इसमें फार्मूले पे जाएं, फोर्स जैसे ही नाम आपके जहन पे आता होगा तो सेकंड लॉ की तरफ चले जाते होंगे, F इक्वल टू एम ए, उधर जाना ही नहीं है, ठीक है। पहले आप ये देखें, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहा है तो लास्ट में बात है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर से ही बात कर रहा है। तो आपको फार्मूला याद आ जाना चाहिए, फिजिकल टू Q1 Q2 वाला, ठीक है। तो आप उधर आएंगे तो बस पहले ऑप्शन देखें, बस प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के बराबर है यार, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन देयर मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम विद डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम, ये एक अलग चीज है, ठीक है। ये मतलब कि रॉन्ग आंसर है इसके। जब आप फोर्स को देंगे फार्मूले की तरफ भागें, तो तकरीबन फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं वो होते हैं फार्मूलाज के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास फार्मूलाज आते हैं तो आपको डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आती है तो आपको एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं तो समझे आप स्ट्रांग। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, फार्मूले पे फोकस करें। द लाइट रिचेज ऑन द अर्थ फ्रॉम सन थ्रो। अब ये चीज याद रखिए मेरी बात, ये प्रोसेस की देखें। अब जो मैंने एमसीक्यूज ले इनिशियल टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक लाइट वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज, तो कंडक्शन हो सकता है क्या? नहीं भाई, रेडिएशन, हाँ रेडिएशन की बात करें आप, ठीक है। रिटार्डेशन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, और वाइब्रेशन तो होगा नहीं, ठीक है। या तो आप समझ रहे होंगे भाई, मोशन के अंदर आ जाते हैं, वो है ना क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन, एक किस्म में वाइब्रेटिंग मोशन, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, उसके अलावा एक और मोशन ऑस्किलेटरी शायद नाम है उसका। तो ठीक है, तो अब कंडक्शन हो गया, रिटार्डेशन, तो रेडिएशन की तरफ जाना, रेडिएशन के द लाइट विच इज ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू, रेडिएशन प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस है ये रेडिएशन का, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं, ये आ जाता है वेव वाला चैप्टर, आ जाता है चैप्टर वेव। द पिच डिपेंड्स अपॉन, अब बोलेंगे यार आप तो सिंपल एमसीक्यूज पढ़ा रहे हैं यार, सिंपल मेरा देखे ना, मैं अब स्टार्ट करता हूँ सिंपल से, हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है जीरो से, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करवा रहा, एबीसीडी नहीं पढ़वा रहा, तो मैं आपको सिर्फ ये बेसिक एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस एमसीक्यूज को अगर आपको आते हैं तो मैं आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर बता देता हूँ कि आते हैं अगर आपको एमसीक्यूज ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सिर्फ इसके अंदर से ये चीज गौर करें कि ये एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर में से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको इधर से अंदाजा होगा कि कहाँ ये इनिशियल टेस्ट में इन चैप्टर को ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको 90% गारंटी देता हूँ, इन चैप्टर्स को अगर आप फॉलो करेंगे जो जो मैंने इसके अंदर से लिए हैं, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ फिजिक्स क्लियर कर लेंगे। द पिच डिपेंड्स अपॉन, जो हमारी देख पिच डिपेंड्स अपॉन, भाई अब सोचते हैं क्रिकेट पिच पता नहीं, अब वेव का चैप्टर किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लेते हैं, स्पीड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी को। तो ये आंख बंद करके आंसर होता है इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी आपको शायद पता होगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट के, याद रखें वेव साउंड मोशन वाले चैप्टर पे फोकस करें। 8वां क्वेश्चन, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्किल इज इंक्रीज बाय, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो बॉडी विच कीप्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, तो अब इसका फार्मूला आता है F इक्वल टू mv² अपॉन r, आपको याद होना चाहिए फार्मूला इसका। तो इंक्रीज इन इट्स, देखे ना, फार्मूले से अंदाजा लगाएं, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी इन अ सर्किल इज इंक्रीज इन इट्स मास, तो मास इसका सही आंसर है, ठीक है। तो डिक्रीज इन स्पीड, नहीं यार, स्पीड की तो एक अलग चीज हो गई ना, स्पीड तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर है इसके, ठीक है। और ये बात कर रहा है सर्किल के अंदर की, सर्किल के अंदर की, ठीक है। अब ये रट्टा नहीं लगाना होता एमसीक्यूज में, रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। अगर वो देते द डैश फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्किल इज इंक्रीज बाय डैश, अब इन दोनों में क्या लगाएं भाई, अब ये चीज तो कंफ्यूज करने वाली है। अब दोनों दे दिए ऑप्शन में, तो लाजमी बात है कुछ भी दे सकते हैं वो देने वाले, ठीक है। तो टफ टेस्ट होती है वो होती है पीएफ की इनिशियल के हिसाब से, ठीक है। आ जाते हैं अब इसमें क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन इट्स मास ही होगा, याद रखें, और कुछ भी नहीं होगा, इंक्रीज इट्स इन इट्स मास,
तो इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ आप ज्यादा फोकस करें और किसी के ऊपर ना करें, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही पूछ रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, उसके बाद होता है सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक एसिलेरेशन भी होती है, उसको हम एसी से शो करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इंक्रीज इन इट्स मास होगा, ठीक है। तो मास के ऊपर फोकस करें, मास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो भी आया आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, करंट थ्रू कॉइल, लेंथ ऑफ करंट या एनओटी, ठीक है। तो एनओटी तो मैं दे नहीं सकता आपको क्योंकि समझाना है ना, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन में ये लगाया नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। करंट थ्रू सॉइल, सॉइल, अरे सॉइल क्या चीज़ है भाई, सॉइल कैसे हो सकता है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं। अब करंट थ्रू कॉइल लिखा होता तो फिर हम सोचते लेंथ ऑफ करंट, नहीं नहीं, लेंथ ऑफ करंट पे तो कर ही नहीं सकता, करंट की लेंथ होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें ना, ये अब ये जो एमसीक्यूज मैंने लिया था, लेंथ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, अब ये एमसीक्यूज पता है कौन से चैप्टर में से दिया है, ये में लिया है मैंने, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में से, ठीक है, जिसमें मैग्नेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उस चैप्टर का ये एमसीक्यूज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनसे मतलब जो उस चैप्टर को फॉलो करें, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अब ये पता है क्या, ये अब इसने सिंपल सा इसने फार्मूला मतलब उठाया, ठीक है। अब बंदे परेशान परेशान, द वर्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब भाई अब हम सोचते हैं रियल लाइफ के अंदर वर्क ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी वर्क कर रही है वो क्या कंसिस्ट करेगी, वो सोचते हैं उसके अंदर मास होगा, एयर होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। नहीं भाई, रियल लाइफ नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज अलग है, यही बताना चाहता हूँ, फिजिक्स की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। तो वर्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला आपने पढ़ा होगा F × D वाला, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W इक्वल टू, तो वर्क का यूनिट भी जोल होता है, ठीक है। तो जोल बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जोल मतलब फोर्स का यूनिट है, kg मीटर पर सेकेंड है न्यूटन, और इसका है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, जो भी मतलब इसके अंदर आता है मीटर है तो मीटर ही लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की जब प्रोडक्ट बनेगी तो उसका यूनिट बनेगा जोल, जोल बराबर है वर्क के, ठीक है। वेलोसिटी एंड टाइम तो एक अलग चीज हो गई, मास एंड एक्सेलरेशन, ये देखिए मास में बात कर रहा था ना, तो मास होगा, वेलोसिटी होगी, ये चीजें नहीं होती, फिजिक्स की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो वर्क कंसिस्ट करता है F × D, इसका फार्मूला है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीटा रेज, रेज क्वेश्चन आ गया हमारा, रेज, बीटा रेज कंसिस्ट ऑन, एक होते हैं अल्फा रेज, एक होते हैं बीटा रेज, एक ये कमेंट्स में लगा पड़ा, एक होते हैं गामा रेज। बीटा रेस कॉन्सिस्ट ऑन, तो अब ये देखेंगे फजूल ऑप्शन दिया हुआ है पहला गामा रेस, तो गामा रेस तो होगा ही नहीं, ठीक है। बीटा रेस गामा रेस पे भला कॉन्सिस्ट क्यों करेंगे, अगर कॉन्सिस्ट करेंगे तो वो गामा रेस क्यों होंगे, यही बात। अब आते पॉजिटिव, ये जो अब हम देखते हैं कि हमारे बीटा रेस नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिवली जो है हमारे चार्ज इन वैक्यूम, वैक्यूम क्या चीज समझ से बाहर है, नहीं भाई थोड़ा सा एक ध्यान लगाने की बात है। अल्फा, ठीक है, वो होते हमारे पॉजिटिवली चार्ज इन वैक्यूम, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज इन वैक्यूम आते हमारे बीटा रेस, तो इसका होगा नेगेटिवली चार्ज वाला, ठीक है। ऑप्शन इसको डन करें, नेगेटिव चार्ज वाले को, ठीक है। यही बताना चाहता हूँ, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, ठीक है। तो यही चीज है, और ये रेस वाला चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एज इनिशियल टेस्टेस में, ठीक है। तो आप इनिशियल टेस्टेस में फोकस के लिए इस चैप्टर को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आए, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, when a bus is suddenly stopped due to dash may receive an impulse in a forward direction, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इलनेस। अब लॉ ऑफ इनर्शिया इसने बोला जो है, मतलब फर्स्ट लॉ के बारे में बात की, ठीक है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, टू एवरी एक्शन दे आर फिजिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं अलग चीज है। सेकंड लॉ F = ma, नहीं नहीं, इलनेस, अब इलनेस तो होगी नहीं। द वेन अ बस, अब समझने की करना, ठीक है। वेन अ बस इज सडनली स्टॉप ड्यू टू डैश मेन रिसीव एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जो बस रुकी सडनली, तो हम कहीं पे भी नहीं जाना है, इनर्शिया की तरफ जाना है, कहीं पे भी नहीं, इनर्शिया की वजह से।
अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के ऊपर अगर मैं पढ़ाने बैठ गया तो तकरीबन 1 घंटा भी मेरा लेक्चर बन जाए लेकिन इनर्शिया पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया लॉ, फर्स्ट लॉ को भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को, ठीक है, और किसी के फर्स्ट लॉ को नहीं, न्यूटन्स के। तो इसमें ये होगा हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आंसर ठीक है, याद रखना। और ऐसे नहीं कि इस तरह के ऑप्शन आ गए आपके सामने, एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी लगा पड़ा और उसके सामने आ गया कि भाई उसके टायर फट गए या मतलब पेट्रोल खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं भाई, इन तरफ नहीं जाना। फिजिक्स की लैंग्वेज अलग है। फिजिक्स में क्वेश्चन आया तो फिजिक्स के हिसाब से ही हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हमारा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 इतना मुश्किल भी नहीं है। इफ़ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सबसे पहले आपकी नज़र इधर नीचे पे जानी चाहिए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम होता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये, अब ये इसके ऊपर भी लेक्चर बनाने बैठा तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसको ये समझ लेंगे इक्विलिब्रियम में कंडीशन होती है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के अंदर मैं एक चीज़ बता दूँ, इसके 2 कंडीशंस आती हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं, टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स में जिनको हम काइंड्स भी कहते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो पता है क्या है, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल, टेम्परेरी तो नहीं है। ठीक है, और एक कंडीशन होती है जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पता है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन है ये होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मतलब कि इतना खासा इक्विलिब्रियम में मतलब क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन इतने खासा नहीं आते। ठीक है, अब ये जो मैंने लिया है क्वेश्चन, स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल, टेम्पररी, नहीं, हटा दें इसको। ठीक है, अब टेम्पररी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा नहीं। अब देखने बारी होती है हमारी क्वेश्चन की, पहले ये देख लिया हमने। ठीक है, तो इफ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी देन इट्स डैश इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी देन इट्स डैश। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी के अंदर जो बंदा होगा तो लाजमी बात है कंडीशन होगी स्टेबल की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। अब स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, अब आप इनों के वर्ड में से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, कंडीशन नहीं है ये इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ये काइंड्स एंड टाइप्स बोलते हैं इनों को। ठीक है, बुक्स का डिफरेंस है, इस हिसाब से मैं आपको परफेक्टली नहीं बता पा रहा, लेकिन काइंड्स या टाइप्स में इनों को डाला जाता है। ठीक है, कुछ बुक इसको काइंड्स भी बोलते हैं, कुछ टाइप्स भी बोलते हैं, लेकिन कंडीशन जो सिर्फ होती है वो होती है 2 कंडीशन इक्विलिब्रियम की, याद रखें। तो आ जाते हैं हमारी स्टेबल, तो आप लफ्ज से अंदाजा लगा लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी देन इट्स स्टेबल। यार आग बंद कर क्वेश्चन भी टिक करना है, स्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है? अब न्यूट्रल जो होती है ना, एक स्टेबल जैसी कंडीशन होती है लेकिन स्टेबल नहीं होती। ठीक है, चीज़ बता देता हूँ, अनस्टेबल इसके अपोजिट होती है। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो टेम्परेरी, टेम्परेरी एक ऐसी चीज़ है कि मतलब एक टेम्परेरी है तो आप लफ्ज से ही अंदाजा लगा सकते हैं क्या है एक चीज़। परमानेंट, नॉन परमानेंट को हम टेम्परेरी बोलते हैं। जो पाकिस्तान आजकल टेम्परेरी चीज़ों पे चलता है, इस वजह से टेम्परेरी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने ऑप्शन में दे दिया है टेम्परेरी। ठीक है, तो मैं आपको ये साफ साफ बता देता हूँ, ये अनस्टेबल, न्यूट्रल, जो स्टेबल है, ये हमारी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेबल इसका आंसर है। ठीक है, स्टेबल पर टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 14, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी? ओहो, जब एनर्जी की बात आए तो एनर्जी यूनिट होता है जो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी को जैसे हम पढ़ते हैं तो जहन में आ जाती है हमारे काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जहन में आ जाती है और आनी भी चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे आपके जहन में आया तो आपके जहन में सबसे पहले उसका फार्मूला आना चाहिए। तो mgh इसका फार्मूला है, PE = mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली विथ जो इसका मास है, डायरेक्टली विथ बोथ मास एंड हाइट, डायरेक्टली विथ मास, इनवर्सली हाइट, तो इनवर्सली है ही नहीं इसमें। ठीक है, डायरेक्टली विथ मास mgh, डायरेक्टली विथ हाइट, विथ मास एंड डायरेक्टली विथ हाइट। अब ये देख, डायरेक्टली विथ बोथ मास एंड हाइट। ठीक है, तो ये डायवर्सल ही है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई बोलना यार ये 2 ऑप्शन सही में लग रहे हैं, बस इसको टिक कर दें डायवर्सल। अबे नहीं भाई, यही तो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, नहीं करनी, mgh। ठीक है, अब इधर आ जाए नन ऑफ दीज ऑप्शन पे। अब बंदे क्या करते हैं, बोलते हैं mgh इसका फार्मूला है तो इसमें g भी होनी चाहिए, तो नन ऑफ दीज पे टिक कर देते हैं। नहीं भाई, जो मिला पड़ा है फिलहाल उसको तो देखें। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अभी ये कुछ लड़के बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन में एक रकम मिली पड़ी, आपने इसको काउंट क्यों नहीं किया? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि रकम हर चीज़ हर जगह ऐसे नहीं होता कि काउंट की जाए या ना की जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो जो भी है सबसे पहले आप इस कंडीशन पे फोकस करें जो मिला पड़ा है हमारे पास, बोथ मास एंड हाइट। फार्मूला है mgh, h माना हाइट, m माना मास, तो g इसके अंदर नहीं है, तो फिलहाल जो मिला पड़ा है उस पर अग्री करें। हाँ, जो अग्री नहीं करना हमें वो है देख इन्वर्सली, इन्वर्सली है ही नहीं ना, हाइट के साथ इन्वर्सली थोड़ी है फार्मूला उसका, देखें डाइवर्सली इन दोनों के साथ थोड़ी है, डाइवर्सली मतलब रिवर्सली भी रह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसने घुमा फिरा क्वेश्चन दिया, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी आप नन ऑफ दीज पे टिक कर दे तो 60% स्टूडेंट यही इस पे टिक करते हैं जो कि ओवर एजुकेटेड होते हैं, मतलब ज्यादा पढ़े हुए, वो नन ऑफ दीज पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो देखें आप, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एज द पावर, एफिशिएंसी, वेलोसिटी, मैकेनिकल एडवांटेज। अब द रेशियो ऑफ आउटपुट इन, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए आउटपुट और इनपुट है क्या। तो आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। कंप्यूटर में आउटपुट इनपुट अलग होते हैं, फिजिक्स में अलग होते हैं, लेकिन थोड़ा सेम भी है, ठीक है, ये सेम ही है, समझ लें आप। लेकिन क्या है, पावर नहीं है ये। पावर का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला याद करेंगे तो आपको समझ आता है। रेशियो, रेशियो मतलब ये फार्मूला ही बोल रहा है एक तरह से, जो आपको समझ में आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। वेलोसिटी तो देखें आप, वेलोसिटी तो होगा नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे, देखें अब मुझे नहीं पता कि रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड डेज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। अब देखें पावर, पावर और वेलोसिटी का फार्मूला हम दोनों हमें याद है सारों को, तो पावर का फार्मूला याद है, तो पावर का ये होगा नहीं आउटपुट इनपुट, ठीक है। तो अब वेलोसिटी का भी याद है, आउटपुट इनपुट होगा नहीं, तो बच्चे क्या, एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज। कंडीशन ये है, जितना आप करेंगे तो आपके 50% चांस, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के। तो आप 50% जब चांसेस आपके बढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा फील होगा, तो मतलब आप सिलेक्शन सही कर सकेंगे कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। ये समझिए आप 50 25 100% चांसेस, जो कि आप 100 में से आप कि आपको सही आंसर चूज करना है, तो माइनस करते जाएं तो 25 जो रियल होगा आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज नहीं हो सकता, एफिशिएंसी ही है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो याद रखें कि सिलेक्शन करना सीखें क्वेश्चन की, ठीक है। तो 2 पहले क्वेश्चन ऐसे निकालें जो हो ही नहीं सकते, जैसे पावर और वेलोसिटी, फार्मूले के तहत निकाले थे हमने लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हमारे 16 ये भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, द रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ, ये हमारे चैप्टर में आ जाता है, रिफ्लेक्शन वाले में, लेंसेज वाले ही चैप्टर में आज ले लेते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो लेंसेज वाला चैप्टर ही है, इसका आंसर बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन तो होगा, इंटरफेरेंस तो हो ही नहीं सकता, डायफ्रेक्शन रॉन्ग तो नहीं है, डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो डायफ्रेक्शन रॉन्ग, ठीक है, हो ही नहीं सकता। चल आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। अब फ्रिक्शन तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बहुत कुछ जगह पूछा जाता है, हर जगह हर किसी को याद होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज देन रोलिंग फ्रिक्शन, तो पता ही क्या करते हैं बंदे, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी बोलते हैं, वो एक रट्टा लगा पड़ा होता है, और कोएफिशिएंट पे टिक कर देते हैं। नहीं भाई, कोएफिशिएंट होगा ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। कोएफिशिएंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। कोएफिशिएंट को इसमें नहीं लेके आए, पहले क्वेश्चन को 2 दफ़ा रीड करना आपका हक है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे आ रहा है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, तो 2 दफ़ा क्यों रीड कर रहे हैं, 1 दफ़ा करके जान छुटा, ठीक है। और इस तरह आएगा भी नहीं क्वेश्चन, मेरी बात याद रखें। तो क्वेश्चन जो आएंगे हमारे इसी तरह आएंगे, और इसी तरह ही हमें करने हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन के टाइप होते हैं फ्रिक्शन का, ठीक है। उसका एक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है, म्यू आर भी है उसका फार्मूला इक्वल टू, तो फ्रिक्शन के ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, कोएफिशिएंट हो नहीं सकता, इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन, ये तीनों कंडीशन है, जैसे आपने भी पढ़ी थी, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, वो सेम टू सेम कंडीशन आ रही है ये, ठीक है। तो ये समझ लें कि लेस देन होगा रोलिंग फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि लिमिट है ना भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप वर्ड में से अंदाजा लगाए ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल क्या रहा है, लिमिट ही होती है ना, लिमिटिंग के अंदर एक समझे लिमिट ही है, जब भी साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन रखा है, ऐसे थोड़ी रख सकते हैं वो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना आसान थोड़ी है, नाम रख दिया कुछ भी ये वो, तो बस इस वजह से ही नाम रखा है कि आप नाम से अंदाजा लगाएं, लेस देन, ठीक है। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और ऊपर वाला जो आई का बटन शो हो रहा होगा उस पर लाजमी टिक करें। उस पर वीडियोस मैंने बहुत सारी के लगाई हुई हैं, 5 वीडियोज हैं उसके अंदर, तो इससे रिलेटेड भी हैं, उससे अनरिलेटेड भी हैं, तो आप देखना जरूर, ठीक है।
तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप ये बता देता हूँ इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या बोलते हैं, लेस देन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें टू टाइम्स। इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। ठीक है, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए करंट की बात आती है तो करंट है क्या, बेसिकली करंट का यूनिट होता है एम्पियर, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो करंट है क्या और ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया। तो करंट की जब बात आए तो रेजिस्टेंस की बात होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात भी है, रेजिस्टेंस भी आ गया। अब सबसे पहले आप एरिया ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, इन एनी करंट इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब सर्किट वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी बड़ी वायर लगवा लेंगे। फ्रेंड्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इन एनी करंट इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। ठीक है, तो करंट की जब बात आएगी तो मैं आपको इस ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस तो हम देखते नहीं है, रेजिस्टेंस को साइड करने, लेंथ ऑफ वायर की तरफ आए, एरिया ऑफ वायर की तरफ। दो क्वेश्चन को माइनस करना है। दो क्वेश्चन को माइनस किस तरह करना है, वो माइनस ये देखे ना। अब एरिया ऑफ वायर और लेंथ ऑफ वायर तो दोनों ये सेम हो रहे हैं, तो समझ रहे हैं सेम ही एक तरह से। तो इनों के ऊपर डिपेंड करता है करंट, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम इतनी बड़ी घर में वायर लगा दें, उस करंट ज्यादा आएगा क्या हमारे पास में, सवाल ही पैदा नहीं है। वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सिर्फ अब रेजिस्टेंस बचे और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे आग बंद करके टिक करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक अलग चीज हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके मतलब कि हर जगह यूज होते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद करें। V इजिकल टू EdV एक चीज है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद करें, डेफिनेशन याद करें, तो आपको सब चीज समझ आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने पढ़ा ना तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इस चैप्टर में ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, तो पार्ट 2 वेट करें, इस चैप्टर में से बहुत एमसीक्यूज निकालूंगा। ठीक है, मैं तो बात है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर, ये सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया अभी तक। हाँ, अब आ गया ना भाई। अब ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन डैश जंक्शन। अब इसके अंदर 3 से 4 तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखें, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन पिन कौन से जंक्शन पे करता है, NP NP P बोथ A B C। अब देखें, अब हमें तो पता है कि ये बोथ पे करता है, A B। अब रेक्टिफायर, अब बोथ A B मतलब क्या, एक A और एक B। बंदे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्या करें, तो PNP पे टिक कर देते हैं आंख बंद करके, बोलते हैं तीसरा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट पहले माइनस करें, कौन सा नहीं हो सकता, रेक्टिफायर नहीं हो सकता, हटा दें उसको। ठीक है, बाकी बचे 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में से लाजमी बात है बहुत ए भी होगा। तो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आंसर भी सही है, बहुत ए भी। ठीक है, ज्यादा कहीं जाए नहीं, बस आंसर देखा, टिक किया और वही राइट है, और बस किसी को देखना ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो अगर आपको ट्रांजिस्टर के ऊपर भी एक अलग से लेक्चर इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा मैं। ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, उसके अंदर कोडिंग टाइप के भी वर्ड आते हैं जो कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस एमसीक्यूज में, तो वो बहुत मुश्किल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा फाइनल क्वेश्चन, पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस डैश। अब सर्किल जो मतलब कि सर्किट पैरेलल सर्किट्स रेजिस्टेंस, जो सर्किट्स हमारे होते हैं तो एक पैरेलल होते हैं, एक मतलब के सीरीज भी दिया जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज के तौर पे भी, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है लेस देन रेजिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज, और फोर्थ ऑप्शन है इक्वल टू सम ऑफ करंट। तो देखे ना, इन पैरेलल सर्किट, जब पैरेलल की बात की है इसने तो लाजमी बात है पैरेलल उल्टा सीन होता है इनों में। ठीक है, कैपेसिटर्स में भी आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस के अंदर भी इसी तरह की एक सीरीज चलती है। ठीक है, तो वो एक अलग सीन है। ठीक है, तो लेकिन अब ये जो आएगा इसका आंसर होगा इक्वल टू नॉट सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट की बात ही नहीं चल रही हमारी चल रही है रेजिस्टेंस की, तो लाजमी बात इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ही होगा ना। कॉमन सेंस की बात है, जब बात करिए इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी है मतलब, और इसका आंसर भी यही है, इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हो गई। उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों ये था पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर ये थी सफा सिंपल, मैंने बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस लिए जिसका 50% से ज्यादा आपको आते होंगे, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लिए थे मैंने सिंपल।
तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें। पार्ट 2 से थोड़ा टफ बनाऊंगा, पार्ट 3 उससे ज़्यादा टफ बनेगा। तो पार्ट 3 बनाने का मेरा प्रोग्राम है, जब उसके बाद जो हमारा एकेडमिक पोर्शन के ऊपर भी एक मैं मतलब कि पूरी एक कोर्स वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वेट करें उसके लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया देखने का। और अगर किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन हो, मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो या आंसर में कोई मसला हो, तो आप मुझे इधर कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ग्लोरियस राइड मेरा फेसबुक पेज है, उधर भी कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने का। ठीक है, खुदा हाफिज़।